वेलकम है आर के स्टडी चैनल में। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में आता है। ठीक है, ये 10th क्लास के लिए भी है और 12th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 11th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें हम दो काल को कवर करेंगे। पहला आदिकाल, दूसरा हम भक्ति काल को कवर करेंगे इस वीडियो में। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ऋतिकाल और आधुनिक काल को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो हिंदी जो आपका साहित्य काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये डायग्राम बना हुआ है हिंदी साहित्य काल। तो पहला है आपका आदिकाल, दूसरा आपका भक्ति काल है, तीसरा आपका ऋतिकाल है और चौथा आपका आधुनिक काल है। तो मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि आपको आदिकाल को और भक्ति काल को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल को हम वीर गाथा के काल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसकी समय सीमा क्या है? तो 1000 से लेके 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, हिंदी पद काल की प्रथम, इसको हम पद भी बोलते हैं। पद मतलब क्या होता है? काव्य होता है। ठीक है, प्रथम हिंदी पद काल की प्रथम उत्थान काल को प्रारंभिक काल, ठीक है, मतलब आदिकाल को और किस किस नामों से जाना जाता है? तो आपका उत्थान काल भी बोला जाता है, प्रारंभिक काल भी बोला जाता है, वीर गाथा काल भी बोला जाता है, चारण काल भी बोला जा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम आदिकाल क्यों बोलते हैं इसके बारे में बताया गया। तो इस समय देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के वीर और साहसी राजा आपस में लड़ते रहते थे, जिस कारण कवियों ने इस काल में राजाओं के उत्साह के लिए वीरता से परिपूर्ण काव्य लिखे हैं। क्योंकि इसकी जो टाइम पीरियड क्या है आदिकाल की, 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। तो हम सबको पता है कि उस समय हमारा जो देश था, भारत था, क्या था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, राज्यों में बटा हुआ था। और उस समय क्या होते थे, जो राजा होते थे एक दूसरे पर शासन करने के लिए लड़ा करते थे। तो जो कवियों उस काल का जो वातावरण था, साहित्य का जो वातावरण था, वो राजाओं के साहस से क्या था, परिपूर्ण था। अब देखेंगे हम आदिकाल की विशेषता। ठीक है, तो पहला जो आपकी विशेषता क्या है, वो देश में सामूहिक राष्ट्रीयता का भावना। ठीक है, दूसरा है आश्रयदाता और राजाओं की प्रशंसा, तीसरा है कल्पना की प्रचुरता, चौथा है आपका युद्धों का सजीव एवं सुंदर चित्रण। ठीक है, पहला जो था, क्योंकि मैंने आपको जब आदिकाल का के बारे में बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे देश था वो छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित था। तो उस समय क्या था, हमारी राष्ट्रीयता की भावना थी। हम एक होके क्या करते थे, नहीं लड़ते थे किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मुगल आ गए या फिर कोई भी बाहरी आक्रमण हो गए तो हम क्या करते थे, बटे हुए थे बहुत ज़्यादा। दूसरा है आपका आश्रय दाता और राजाओं की प्रशंसा। जो उस समय के जो कवि थे वो क्या करते थे, राजाओं के पास आश्रय लिया करते थे, तो उनकी ही ज़्यादा क्या करते थे, तारीफ किया करते थे। नेक्स्ट है आपका कल्पना की प्रचुरता। इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्या की गई थी, कल्पना की गई है। नेक्स्ट है आपका युद्धों का सजीव एवं सुंदर चित्रण। क्योंकि उस समय एक राजा दूसरे देश पर शासन के लिए, दूसरे प्रांत पर शासन के लिए क्या करता था, युद्ध किया करता था। तो जो कवि रहते थे उनके पास, उनको एक मतलब सजीव अनुभव मिलता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, युद्धों का बहुत सजीव और सुंदर चित्रण किया है। नेक्स्ट है आपका आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रबंध काव्य में और वीर काव्य में। एक आपका पहला क्या है, प्रबंध काव्य, दूसरा है आपका वीर काव्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हम, आपका नेक्स्ट देखेंगे हम देखते हैं आदिकाल की हम प्रमुख रचनाएं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कवि दे रखे हैं, यहाँ पर रचनाएं, और यहाँ पर आपके रचनाओं के स्वरूप कि कौन से स्वरूप में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आदिकाल के 2 स्वरूप हुआ करते थे। एक आपका प्रबंध काव्य होता था, दूसरा होता था आपका वीर काव्य होता था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कवि दलपति विजय की जो रचना है वो क्या है, खुमान रासो है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जो रचनाओं का जो रूप था उन्होंने कौन सी रचनाओं के रूप में लिखा है, तो प्रबंध काव्य में लिखा है। जो दूसरा है आपका चंद बरदाई का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य भी है। हिंदी पद या हिंदी काव्य का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो आपका पृथ्वीराज रासो है। इसके जो कवि हैं कौन है, चंद बरदाइया। इसकी जो रूप था कौन से रूप में लिखा गया था, तो प्रबंध काव्य में लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका नल सिंह। नल सिंह की जो रचना है क्या है, वो विजयपाल रासो है। क्या है इसकी, विजयपाल रासो है। और इन्होंने किस में लिखा है, तो ये आपका प्रबंध काव्य में लिखा है। अब बात करते हैं जगनीक की। ये अक्सर चंद बरदाई वाला अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने स्टार कर दिया है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब जगनीक की बात कर ले, जगनीक ने लिखा है परमाल रासो, ठीक है, और उनकी जो रचनाओं का रूप है वो है वीर काव्य है, ठीक है। अब बात करते हैं नरपति नालह की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार कर दे रहा हूँ आपका, ठीक है। और इन्होंने लिखा है बिसलदेव रासो। आपका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो बिसलदेव रचना के कवि कौन है या फिर कौन से रूप में लिखा गया है, तो नरपति नालह ने बिसलदेव रासो लिखा है। उनका जो रूप क्या है, वीर काव्य है। अब बात करते हैं मधुकर का। तो मधुकर ने लिखा है जय मयंक और जस चंद्रिका, और उनका स्वरूप क्या था, वीर काव्य था। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम भक्ति काल के बारे में। तो भक्ति काल की स्टार्ट करते हैं। तो भक्ति काल को उत्तर मध्य तथा स्वर्ण काल भी कहते हैं। अक्सर ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। ये स्वर्ण काल मैं उस पर अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है आपका, क्वेश्चन ये बनता है कि अक्सर पूछा जाता है कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन दे दिया जाता है आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल या फिर भक्ति काल। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, भक्ति काल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। भक्ति काल को उत्तर मध्यकाल तथा स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या थी, 1350 से लेके 1650 ईस्वी है। इस समय बदलती परिस्थितियों में लोगों ने भक्ति भावना का उदय हुआ और कवियों ने भक्ति से परिपूर्ण कविताओं को लिखा है, इसलिए हम क्या करते थे, इसमें हमने भक्ति काल कहा है। उसके बाद देख लेते हैं भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहला आपका जो है आपका ईश्वर में निष्ठा। दूसरा है ईश्वर की महत्वता का वर्णन किया गया है इसमें कि क्यों ईश्वर को हमें मानना चाहिए। दूसरा क्या है, जाति भेद का विरोध किया गया है। इसमें जात पात का क्या किया गया है, इसमें विरोध किया गया है। लोक मंगल की कामना की गई। इसमें जितने भी क्योंकि जात पात का विरोध किया गया, तो इसे आप समझ सकते हो कि इसमें क्या था, कितनी ज़्यादा पूरे विश्व में लोक मंगल की कामना की जा रही थी। नेक्स्ट है आपके गुरु की महत्वता, क्योंकि इसमें सभी किसी ना किसी जितने भी कवि रहे किसी ना किसी के शिष्य रहे, तो आपकी एक ये विशेषता भी हो सकती है कि गुरु की महत्वता, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि आदिकाल को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, उसी तरह भक्ति काल की भी क्या है काल की शाखाएं हैं या दो भागों में विभाजित किया है। एक आपका सगुण काव्य धारा है, दूसरा है आपका निर्गुण काव्य धारा है, ठीक है। तो सगुण काव्य धारा की भी दो उप शाखाएं हैं। एक है राम भक्ति शाखा, दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानश्री काव्य शाखा और आपका प्रेमा श्री शाखा, ठीक है। अब मैं बताते हूँ सगुण काव्य धारा क्या होता है। सगुण काव्य धारा के जो कवि थे उन्होंने मानने वाले थे, उन्होंने माना है कि हम भगवान की भक्ति द्वारा क्या कर सकते हैं, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि इन्होंने निर्गुण काव्य धारा वालों ने बोला कि हम प्रेम और ज्ञान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सगुण काव्य धारा की देख लेते हैं। सगुण काव्य धारा की मैंने बता दिया था कि राम भक्ति शाखा में इसकी सगुण जो शाखा है उसके दो उप शाखाएँ हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसमें हम इनके जो प्रवक्ता कवि हैं या सबसे जो बड़े कवि हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो ये हैं आपके तुलसीदास, ठीक है। और इनकी दो रचनाएं हैं, रामचरितमानस और ये क्या है, विनय
पत्रिका। आपको रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य भी है, जो कि सन 1574 ईस्वी में इसको लिखा गया था। अब बात करते हैं कृष्णा भक्ति शाखा के प्रमुख कौन है। तो कृष्णा भक्ति शाखा के कवि तो वैसे बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे देखने और सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे जो बड़े कवि माने जाते हैं वो सूरदास माने जाते हैं। और उनकी जो फेमस कृति है ये आपका भ्रमर गीत है, सुरावली है, साहित्य लहरी है। आपके ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी रचनाएं हैं सूरदास की। अब बात करते हैं दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा की। आपने तो नाम तो सुना ही होगा, अक्सर इनके भजन भी सुनने को मिलते हैं हमें। मीराबाई हैं, और मीराबाई जो उनकी रचनाएं हैं, मीराबाई के पद हैं, राग गोविंद है। अब बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा के जो उपशाखाएं हैं उनके प्रमुख कवियों के नाम बात करते हैं। तो ज्ञानश्री का शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, तो ये थे आपके कबीरदास थे। कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक है, साखी है, सबद है, रमैनी है, ठीक है। और दूसरे हैं रहीम है ज्ञानश्री शाखा के, ठीक है। तो रहीम की ग्रंथावली इनकी रचनाएं हैं, रहीम की ग्रंथावली, रहीम सत सखी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जो इनका रचना है वो क्या है, पद्मावत है। ये भी एक क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 3 महाकाव्य बताया मैंने। एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है आपका, पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद बरदाई। दूसरा है इसमें रामचरितमानस, वो भी एक महाकाव्य है, जिसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। और तीसरा क्या है, पद्मावत भी महाकाव्य है, जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरे प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है, मंजन है, जिनकी रचना है मधु मालती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही रखते हैं। उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रीतिकाल और आधुनिक काल करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।